Hello guys, how are you? Now you are with Joshi sir and it's my first lecture of English literature. It is equally beneficial for TGT, PGT, LT, GIC, NVS and KVS examinations. And we are going to discuss a brief history of English literature today. आने वाली कुछ मिनटें ये डिसाइड करेंगी कि लेक्चर कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना एक्सटेटिक और कितना इंफॉर्मेटिव रहा या कितना डल और बोरिंग रहा। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेटिव होते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं और हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का जन्म हुआ था 6 BC में, यानी 6ठी शताब्दी में। यहाँ पर जो आप लोग BC देख रहे हैं इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी से पहले की, यानी बात कर रहे हैं क्राइस्ट से पहले की। एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो टाइम पीरियड रहा वो 450 से लेकर 1066 AD तक रहा। यहाँ पर AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। आप किसी भी देश का जब इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि किसी भी चीज़ की जो उत्पत्ति है वो भाषा से हो रही है। वो किससे हो रही है? भाषा से हो रही है, चाहे वो किसी देश का इतिहास हो या वो कोई वीर गाथा हो या कुछ भी रहा हो। अगर वो लिखित में है या किसी भी तरह से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसकी उत्पत्ति हमेशा भाषा से हुई होगी। तो ऐसा ही कुछ एंग्लो सैक्सन पीरियड के साथ भी घटित हुआ। आइए वन बाय वन मैं आपको इसकी छोटी छोटी बातें बताता चलता हूँ। आपका काम सिर्फ ये है कि अपने कान और आंखें खुली रखना और ध्यान से देखना और सुनना। अगर आपने आँख से देख लिया और कान से अच्छे से सुन लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि लेक्चर से कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होगी। आइए बात करते हैं, देखना चाहते हैं हम लोग कि उस टाइम का जो सिनेरियो था वो क्या रहा होगा और उस समय के जो क्रियाकलाप थे लोगों के वो क्या रहे होंगे। उस समय के जो लोग थे, पीपल वर लाइक डॉग्स। उस समय के जो लोग थे उनके जो क्रियाकलाप थे, उनकी जो हरकतें थी और उनके जो आचार विचार थे वो बिल्कुल कुत्तों जैसे थे। कुत्तों जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं देता, जबकि न तो उनका किसी चीज़ पे बंटवारा है, न उनका घर पे विवाद है, न ज़मीन पे विवाद है और न ही जायदाद पर विवाद है, लेकिन वे अपनी टेरिटरी में दूसरे को घुसने नहीं देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह उस समय के आदमी भी हुआ करते थे। उस समय के आदमी जब भी अपरिचित व्यक्ति को देखते थे तो वो उस पर क्या करते थे? अटैक करते थे, क्योंकि वो उन आदमियों को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं देते थे। तो कुछ ऐसा व्यवहार था उस टाइम के लोगों का। उस समय पे क्या था? देयर वर नो नेशनल बाउंड्रीज। उस समय कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं थी। जैसे हम लोग आज देखते हैं कि जापान देश अलग है, चाइनीज़ देश अलग है, अमेरिका देश अलग है, स्विट्ज़रलैंड अलग है, यानी सब देश अलग अलग हैं। लेकिन उस समय क्या था? कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं थी, बिल्कुल वास्ट एरिया था। और उस समय में क्या होता था? उस समय में जो रूल चलता था वो रूल चलता था माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जहाँ पर जो व्यक्ति राज करते थे, शासन करते थे, वो अगर दूसरे को जीत लेते थे तो वे राज करते थे और अगर दूसरे जीत लेते थे तो वो राज करते थे। तो कुछ इस तरीके की कहानी हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड में देखने को मिलती थी। उस समय में क्या होता था? ग्रुप ऑफ पीपल एंड ट्राइब्स, कुछ लोगों के गुट थे, कुछ जनजातियाँ थी जो वहाँ पर निवास करती थी, कुछ ट्राइब्स वहाँ पर शासन करती थी। उस समय में वॉरियर हुआ करते थे, स्लेव कीपिंग, गुलाम बनाना, किसी को दास बनाना, ये प्रथाएं चलती थी। क्योंकि क्या होता था कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अटैक करेगा और सपोज कीजिए कि जो हारेगा वो उनका क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा और वे उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। तो उस समय में
जो वॉरियर थे वो बड़े फेमस थे, स्लेव कीपिंग फेमस थी, और वोएज, वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्राएं। समुद्री यात्राएं उस समय पर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। उस समय पर नो परमानेंट रेजिडेंस, उस समय पर लोगों का कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। लोग अधिकतर खानाबदोश हुआ करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरुद्देश्य घुमा करते थे। लैंग्वेज के नाम पर डायलेक्ट यूज़ किया करते थे। डायलेक्ट का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषाओं का यूज़ करते थे क्योंकि जो ग्रुप बन जाता था उनकी एक अलग लैंग्वेज होती थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर चलते हैं तो लैंग्वेज में क्या है, डिफरेंसेस आते जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर हुआ करता था। तो लैंग्वेज के जो डिफरेंस थे वो एक दूसरे आदमी से बिल्कुल इतने अलग थे कि दूसरा आदमी पहले वाली आदमियों की लैंग्वेज नहीं समझ पाता था। तो लैंग्वेज जब समझ नहीं पाते थे तो कि उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से लैंग्वेज में परमानेंसी नहीं आ रही थी। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है माइकल फूको। माइकल फूको इज़ एन इंग्लिश राइटर। तो माइकल फूको ने एक किताब लिखी थी, पावर एंड नॉलेज। ये इनकी एक पुस्तक ही नहीं है, जबकि वहाँ का जो माहौल था और वहाँ का जो वातावरण था उसके इतिहास को प्रतिबिंबित करती है, उसका एक दर्पण है। इन्होंने क्या कहा है, पावर एंड नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज का जो संबंध है वो लैंग्वेज से है, और ये कहना चाह रहे हैं पावर डिटरमाइंस नॉलेज, मतलब जिसके हाथ में सत्ता होगी भाषा उसकी होगी। हु विंस विल रूल, जो जीतेगा वही राज करेगा और भाषा भी वही यूज करेगा। जैसे हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहले जो हमारी मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज आर मोर, क्योंकि इस भाषा के बोलने वाले ज़्यादा थे, और जब बोलने वाले ज़्यादा थे तो वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई वो कौन सी थी, संस्कृत थी। फिर क्या हुआ, जैसे समय बीतता चला गया, फिर भारत में कौन से लोग आए, फारसी लोग आए। अब जब फारसी लोग आए तो उन्होंने फारसी भाषा यूज की। फिर समय बीतता गया, फिर हिंदी आई, फिर क्या आई, इंग्लिश आई। तो इसी तरह से क्या हुआ, भाषा का विकास होता है। भाषा क्या है, जैसे लोगों की संख्या होगी और जितने उस भाषा के बोलने वाले होंगे उसके हिसाब से भाषा क्या है, बदलती है। तो ऐसे ही वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर डायलेक्ट यूज़ हो रहे थे। कोई परमानेंट लैंग्वेज नहीं थी, लोगों का एक ग्रुप था, कबीले थे, ट्राइब्स थे, और उनकी जो है अलग अलग भाषा थी। उस समय में दो दो जो ट्राइब्स थी वो बड़ी फेमस थी। एक का नाम था केल्ट्स और दूसरे का नाम था गेल्स। केल्ट्स की लैंग्वेज केल्टिक थी और गेल्स की लैंग्वेज गैलिक्स थी। उस समय में जो इंग्लैंड था वो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको मिलाकर तीनों के तीनों द्वीप को क्या कहा जाता था, इंग्लैंड कहा जाता था। जबकि आज हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड अलग है, आयरलैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है और वेल्स अलग है। ऐसा पहले नहीं था। पहले आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर इंग्लैंड कहा जाता था। तो इंग्लैंड पर आक्रमण किया गया रोमन्स के द्वारा, और ये जो रोमन लोग थे ये बार बार अटैक किया करते थे, किस पर, इंग्लैंड पर। तो इन्होंने, ये जो रोमन थे, इन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और इस पर कब्जा कर लिया। फिर इन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज़ की लैटिन, और इनकी एक पवित्र पुस्तक थी बाइबल। तो अपनी इन्होंने रिलीजियस बुक बाइबल यूज़ की और लैंग्वेज यूज़ की लैटिन। आज जो हम ABCD पढ़ते हैं ये रोमन अल्फ़ाबेट हैं और रोमन्स ने ही यूज़ किए थे। ऐसे ही हम लोग रोमन नंबर्स भी पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रोमन नंबर हैं, रोमन्स ने यूज किए थे। और अल्फ़ाबेट ABCD किसने यूज किए थे, रोमन अल्फ़ाबेट ने। इसके बाद समय बीतता चला गया और रोमन्स पर अटैक किसने किया, जर्मन ने। तो जर्मनी जो देश है, ये लोग क्या हुए, जर्मन हुए। तो इन जर्मन ने किस पर अटैक किया, रोमन पर अटैक किया। और रोमन को जब इन्होंने हरा दिया तो जीत कौन गए, जीत गए जर्मन। तो जर्मन ने अपनी लैंग्वेज यूज़ की जर्मेनिक। अब जर्मेनिक जो लैंग्वेज है यूज़ की इन्होंने जर्मेनिक लैंग्वेज। और ये जो जर्मेनिक ट्राइब है, ये जर्मेनिक ट्राइब आगे चलकर 3 में टूट गई। पहला एंजल्स, दूसरा सेक्शन और तीसरा जूट। हम लोग पाते हैं कि एंजल्स के नाम पर ही क्या पड़ा, इंग्लैंड नाम पड़ा।
और इंग्लैंड के नाम पर ही लैंग्वेज कौन सी यूज हुई? इंग्लिश। उसी इंग्लिश को उस समय में क्या कहा जाता था? ओल्ड इंग्लिश कहा जाता था। तो वहाँ पर क्या है, ये तीनों की तीनों जो ट्राइब्स हैं ये क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे और देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या है। इसके बाद का जो पीरियड है 1066 से लेकर 1500 का, इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया है। क्या पीरियड कहा गया है? मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया है। एंजल्स एक जर्मेनिक ट्राइब है जिसका हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, और दूसरी ट्राइब कौन सी आई इस बार? नॉर्मन्स आई। अब यहाँ पर दो ट्राइब सह राज्य कर रही हैं, मिलकर राज्य कर रही हैं। एक का नाम है एंग्लो और दूसरे का नाम क्या है? नॉर्मन। यानी एंजल्स और नॉर्मन्स वहाँ पर इस समय क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक राज्य कमज़ोर है तो दूसरा राज्य उस पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जब दोनों के दोनों राज्य पावरफुल हों और दोनों के दोनों राज्यों के पास इतनी ही शक्ति हो तो फिर युद्ध कम और समझौते ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो एंगल्स थे और नॉर्मल थे दोनों की शक्तियाँ बराबर ही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण करने की बजाय दोनों के दोनों साथ में रहने लगे। जो नॉर्मन थे वो स्कैवेंडिया के निवासी थे, स्कैवेंडियन थे और स्कैंडिविया से आए थे। नॉर्मन्स की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, यानी ये फ्रेंच स्पीकर थे, और इंग्लिश अब भी क्या कर रही थी? स्ट्रगल कर रही थी। उस समय नॉर्मन्स अपनी पावर में थे और फ्रेंच स्पीकर थे। एंग्लो जो लोग थे वो इंग्लिश यूज़ किया करते थे, और उस समय में इंग्लिश जो है आम बोलचाल की भाषा में यूज आती थी, और आम लोग जो होते थे वो इंग्लिश बोला करते थे। दूसरी तरफ जो फ्रेंच थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, और फ्रेंच लैंग्वेज उस समय पर अपर क्लास बोला करती थी, एलीट क्लास बोलती थी या सुपीरियर क्लास बोलती थी। तो इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज की तरह लिया गया और फ्रेंच को एक सम्मानित और श्रेष्ठ भाषा के रूप में लिया गया। उसी समय में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का युद्ध कहा गया। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हम लोग देखते हैं कि ये युद्ध कब हुआ? 1066 में। ध्यान रखना इस युद्ध को। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कब हुआ? 1066 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में हुआ। उस समय जो इंग्लैंड का राजा था वो हैरोल्ड था, और फ्रेंच का जो राजा था वो ड्यूक विलियम्स था। फ्रेंच ने इंग्लिश को हरा दिया, यानी फ्रेंच ने किसको हरा दिया? हैरोल्ड को हरा दिया। और अब शासन कौन करने लगा? ड्यूक विलियम्स। यानी हमारा जो नॉर्मन्स था वो अब सत्ता में आ गया था। ऐसा नहीं है कि उस समय पर साहित्यिक कार्य नहीं लिखे गए या साहित्यिक लेख नहीं लिखे गए। उस समय की खास बात क्या है कि जो वर्क्स थे वो दो फॉर्म में लिखे गए। या तो उस समय में हीरोइक वर्क्स लिखे गए या रिलीजियस वर्क लिखे गए। हीरोइक वर्क्स उन वर्क्स को कहते हैं जिसमें जो योद्धा हैं उनकी वीर गाथाएँ लिखी गई हैं, और रिलीजियस का मतलब है धार्मिक। तो दो तरीके के लेख या दो तरीके की पोइट्री लिखी गई, एक हीरोइक और एक रिलीजियस। उस समय में जो पोइट्री थी वो ओरल ट्रेडिशन में थी। ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कि लिखा कम गया और मौखिक रूप में ज़्यादा प्रचलित थी, यानी इक्का दुक्का कविताएं लिखी जाती थी, और जबकि 98% जो बचा वो सब ओरल ट्रेडिशन में होता था। पोइट्री क्या थी? एलिटरेटिव थी। एलिटरेटिव का मतलब होता है जैसे आप लोग जैसे आप लोग देखते हैं ना कि जैसे कोई लेटर अगर बार बार आता हो तो उसको क्या बोलते हैं? एलिटरेटिव। जैसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खै खै बार बार आ रहा है, यानी सेम साउंड। तो सेम साउंड में लिखी जाती थी। और ये लोग कविता लिखते टाइम सेज्यूरा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सेज्यूरा का मतलब होता है पोस, इसका यूज़ करते थे। और ब्रेक इन द मिडिल लाइन, और इनकी जो पोएम की लाइन होती थी वो मिडिल से ब्रेक हुआ करती थी। कैनिंग्स का यूज़ करते थे। कैनिंग्स का मतलब है कंपाउंड वर्ड्स का, ये लोग यूज़ करते थे। एक बात और है, इस समय में यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड में जितने भी वर्क्स लिखे गए
ये 4 में से एक मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखे गए होंगे। या तो जब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जेनुअस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखे गए होंगे, या एग्जेटर बुक में लिखे गए होंगे, या वर्सीली बुक में लिखी गई होंगी, या नोवेल कोडेक्स में लिखे गए होंगे। यानी ये 4 ही मैन्यूस्क्रिप्ट समझ लीजिए, या आप लोग समझ लीजिए कि पोयम के कलेक्शन थे। तो जितनी भी अधिकतर कविताएं लिखी गई हैं, जितने भी अधिकतर लेख लिखे गए हैं, वो इन चारों में से किसी एक में ही लिखे गए होंगे। या तो जूलियाना मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखे गए होंगे, या एग्जेटर बुक में लिखे गए होंगे, या वर्सीली बुक में लिखे गए होंगे, या नोवेल कोडेक्स में लिखे गए होंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो एक वर्क की बात करते हैं हम लोग, बीवुल्फ। बहुत ही फेमस वर्क है एंग्लो सेक्शन पीरियड का, और बीवुल्फ को ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम कहा गया है, फर्स्ट इंग्लिश एपिक कहा गया है। और ये कैसी पोएम थी? पैगन पोएम थी। इट हैज़ एनोनिमस ऑथर। इसके ऑथर कैसे हैं? एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, यानी कि ये ऐसी किताब थी जिसके ऑथर का हमको पता नहीं है। दिस पोएम बिकम्स मोर्नफुल एट द डेथ ऑफ हीरो। ये पोएम और भी दर्दनाक बन जाती है कब? जब इस पोएम का जो हीरो होता है वो मर जाता है। इस पोएम में 3182 लाइन्स हैं। स्ट्रेस ऑन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पे स्ट्रेस किया गया है। और जब हम कॉन्सोनेंट पर स्ट्रेस करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। यानी जब रिपीटिशन कॉन्सोनेंट का हो तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन, और जब रिपीटिशन वोवल्स का हो तो उसको बोलते हैं एसोनेंस। तो यहाँ पर क्या था? स्ट्रेस किया गया था कॉन्सोनेंट पर, और पोइट्री किस फॉर्म में लिखी गई थी? एलिट्रेशन में। यानी जो बीवुल्फ है ये आपकी किस फॉर्म में लिखी गई है? एलिट्रेशन में लिखी गई है। मेटाफर का यूज़ किया गया है इसमें, और अंडरस्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। आइए मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ इसकी। इसका जो हीरो है वो बीवुल्फ है, ठीक है। ये फुल ऑफ करेज, वीरता से भरा हुआ है। वोवेज फाइट इसमें दिखाई गई है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एक ह्रोटोगर नाम का एक राजा होता है, और वो राजा होता है डेनमार्क का। उसके यहाँ पर एक दावत का बहुत बड़ा हॉल होता है जिसको मेड हॉल बोला गया है। क्या बोला गया है? मेड हॉल बोला गया है। तो मेड हॉल में दावत चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक ग्रेंडल, ये जो ग्रेंडल है, और एक होता है ड्रैगन, ठीक है। तो जो ग्रेंडल है ये राक्षस होता है, और ये राक्षस बार बार राजा को परेशान करता है, और वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको परेशान करता है। तो ये जो हीरो होता है इसका बीवुल्फ, ये बीवुल्फ इस ग्रेंडल को मार देता है, और ये इसको तो मार देता है, इसकी माँ को भी मार देता है, जिसको बोलते हैं ड्रैगन। यहाँ पर ग्रेंडल और ड्रैगन दोनों को सिंबलाइज किया गया है। यहाँ पर जो ड्रैगन है उसको चाइना से कंपेयर किया गया है, और जो मॉन्स्टर है वो अफ्रीका से किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि बीवुल्फ ने क्या किया? बीवुल्फ ने इनको मार दिया, और जो अफ्रीका और चाइना है ये दोनों अपने अंडर में ले लिए। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है J.R. टोकिन्स। इनका नाम क्या है? J.R. टोकिन्स है। पूरा नाम जॉन रोनाल्ड रुएल। इन्होंने किताब लिखी है ऑन ट्रांसलेटिंग बीवुल्फ, ऑन ट्रांसलेटिंग बीवुल्फ। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस ने किताब लिखी है ट्रांसलेशन ऑफ बीवुल्फ, ट्रांसलेशन ऑफ बीवुल्फ। गाइस जो बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट करते रहना, समझते रहना। ये सारी बुक्स किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछ ली गई हैं। तो J.R. टोकिन्स ने किताब लिखी ऑन ट्रांसलेशन बीवुल्फ, और विलियम मॉरिस ने किताब लिखी ट्रांसलेशन ऑफ बीवुल्फ। अब हम आते हैं एक और राइटर पे जिनका नाम है सिनवुल्फ। जिनका नाम क्या है? सिनवुल्फ है। सिनवुल्फ की 4 कविताएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। मैं नाम बता देता हूँ आपका। और ये कैसे हैं? सिनवुल्फ कैसे राइटर हैं? इन्होंने रिलीजियस कंपोजिशन लिखी है, यानी इनकी जो कविताएं हैं या लेख हैं वो अधिकतर कैसी हैं? रिलीजियस हैं। तो सिनवुल्फ देखना, जूलियाना के राइटर हैं, फिस्ट ऑफ एपोस्टल के राइटर हैं, एलन के राइटर हैं, और क्राइस्ट। ये 4 लेख हैं जो सिनवुल्फ ने लिखे हैं। कौन कौन से? जूलियाना, फिट्स ऑफ एपोस्टल, एलन और क्राइस्ट। एक और है
एक और पोयम है जिसका नाम है सी फेयरर। सी फेयरर। सी फेयरर के लेखक भी एनोनिमस है, यानी गुमनाम है। गुमनाम मतलब कहने का है, एनोनिमस राइटर है, इनके गुमनाम है ये। तो सी फेयरर जो है, इसमें क्या दिखाया गया है, हार्डशिप ऑफ लाइफ ऑन विंट्री सी, जीवन की परेशानियों को दर्शाया गया है। सेलर्स लाइफ सफरिंग, जो एक नाविक के जीवन की तकलीफें हैं उसको इसमें दर्शाया गया है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि जो बीवुल्फ है इसके राइटर का हम लोगों को पता नहीं है। साइन वुल्फ ने 4 कविताएं लिखी हैं, 4 लेख लिखे हैं, जूलियाना, द फिस्ट ऑफ एपोस्टल, एलन और क्राइस्ट। और सी फियरर, इसके राइटर का भी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, सेलर के जीवन की तकलीफें दिखाई गई हैं। आइए चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे और देखते हैं क्या है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विदसिट। विदसिट भी एक लेख है जिसके राइटर का हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, विदसिट को हम ट्रैवलर सॉन्ग भी बोलते हैं। 143 लाइन्स हैं, एलिटरेटिव फॉर्म में लिखी गई हैं, और वंडरिंग सिंगिंग सॉन्ग्स। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो निरुद्देश्य से गाने गाता घूमता रहता है। नेक्स्ट एक और कविता है जिसका नाम है द वंडरर। गाइस सारी कविताएं इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लेगा कि हु इज़ द राइटर, तो ध्यान रखना कौन कौन सी एनोनिमस हैं और कौन कौन सी के राइटर हैं। तो यहाँ पर कविता है द वेंडरर, इसके लेखक का भी हमको पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, स्टोरी ऑफ बार्ड एक्सपेल्ड किंग डाइड अनेबल फाइंड न्यू प्लेस। इसमें क्या होता है, एक राजा होता है जो मर गया होता है, फिर क्या होता है, राजा के मरने के बाद जो कवि होता है उसको उस देश से बाहर निकाल दिया जाता है, और अब वो कवि गाने गाता घूमता है और अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढता घूमता है। ओल्ड मैन टॉक्स अबाउट एन अटैक ऑफ हिज यूथ। इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन की पुरानी यादों को ताज़ा करता है, गाने गाता घूमता है निरुद्देश्य। और वो किस विषय में गाने गा रहा है, वो गाने तब के गा रहा है जब उसका राजा जीवित था और वो उस राज्य में प्रसन्न होता था। एक और वर्क हम लोग देखते हैं, ड्रीम ऑफ द रूड। रूड का मतलब होता है क्रॉस, जो क्रिश्चियन लोग अपने गले में पहनते हैं ना, उस रूड की बात कर रहे हैं। ये एक रिलीजियस पोएम है, ड्रीम पोएम है। इसमें क्या है, ये तब की कहानी है जब क्राइस्ट को पेड़ में बांधकर मार दिया जाता है, उसके घाव को, उसकी तकलीफों को इसमें क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कैडमन। कैडमन ये क्या है, एक राइटर का नाम है। क्या है जी, राइटर का नाम है। यानी हम लोग देखें तो विदसिट, वंडरर और ड्रीम ऑफ द रूड, इनके राइटर का हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और राइटर आया जिसका नाम है कैडमियन। कैडमियन फर्स्ट पोइट टू यूज ओल्ड इंग्लिश, ये पहले कवि हैं जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश का यूज किया। किस इंग्लिश का यूज किया, ओल्ड इंग्लिश का यूज किया। एंग्लो सैक्सन मिल्टन, इनको ही एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। द हेम ऑफ द प्रेज और हेम, इन्होंने एक कविता लिखी द हेम ऑफ प्रेज, या इसको क्या बोलते हैं, हेम, जो कितनी लाइन की पोएम है, 9 लाइन की पोएम है। इस पोएम में इन्होंने क्या किया है, भगवान को प्रेज किया है। क्या किया है जी, भगवान को प्रेज किया है और उनकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट राइटर का नाम है बीड। नेक्स्ट राइटर का नाम क्या है, बीड है। बीड को फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा गया है। क्या कहा गया है, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा गया है। इन्होंने क्या वर्क लिखा है, इन्होंने वर्क लिखा है द एक्लीजियास्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। एक बारी फिर बताता हूँ क्या लिखा है, द एक्लीजियास्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। और ये जो किताब है लिखी गई है लैटिन लैंग्वेज में। किस में लिखी गई है, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है। और किसके रिगार्डिंग है, इसमें क्या किया गया है, क्रिश्चियनिटी को शो किया गया है, क्रिश्चियनिटी को शो किया गया है, प्रोमिनेंट बताया गया है। बुक का नाम है द एक्लीजियास्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। एक और राइटर हम लोग देखते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड ने क्या किया है, अल्फ्रेड ने बीड का जो वर्क है, बीड का कौन सा वर्क है, द एक्लीजियास्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल,
इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। कौन सी लैंग्वेज में किया है? इंग्लिश में किया है। किंग ऑफ वेसेक्स, अल्फ्रेड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ वेसेक्स बोलते हैं। द ओनली इंग्लिश मोनार्क हु इज कॉल्ड द ग्रेट, ये एकमात्र मोनार्क हैं। मोनार्क का मतलब राजा, यानी जो अल्फ्रेड हैं वो लेखक तो हैं ही, साथ साथ वेसेक्स के राजा भी हैं। तो एकमात्र अंग्रेजी साहित्य में एक राजा हुए हैं जिनको द ग्रेट कहा गया है। क्या कहा गया है? द ग्रेट कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है एल्फेरिक। क्या नाम है जी? एल्फेरिक है। एल्फेरिक ने क्या लिखा? ग्रामर लिखा, लिव्स ऑफ द सेंट लिखा और लिखा होमिलीज। इनके 3 वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं एल्फेरिक के। ग्रामर लिखा, लिव्स ऑफ सेंट लिखा और होमिलीज लिखा। यहाँ तक जो है एंग्लो नॉर्मन की कहानी ख़त्म हो जाती है और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो पीरियड आता है चौसर का। चौसर का टाइम पीरियड रहता है 1340 से लेकर 1400 तक। चौसर क्या हुआ? चौसर को एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसको क्या कहा गया? ओल्ड इंग्लिश। और चौसर ने क्या किया? चौसर ने ओल्ड इंग्लिश का भरपूर फ़ायदा उठाया। तो हम अपने अगले लेक्चर में चौसर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्होंने ओल्ड इंग्लिश में क्या योगदान दिया या इनका अंग्रेजी साहित्य में क्या योगदान रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, like it, share it and subscribe it. Thank you.